नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रक्त के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपकी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड पैरालिसिस, डायलिसिस, काइलिसिस और हिलोलिसिस। चलिए तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डायलिसिस। तो रक्त के छनन की प्रक्रिया को दोस्तों, रक्त का जहां पर शुद्धिकरण होता है, यानी ऐसी जगह से जहां से रक्त का दोस्तों, रक्त के अंदर जो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और ये प्रक्रिया होती है कहां पर दोस्तों? तो ये प्रक्रिया होती है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, किडनी के अंदर ये प्रक्रिया होती है। ग्लोमेरुलस के अंदर होती है, यानी दोस्तों नेफ्रॉन, यानी किडनी की सबसे बेसिक इकाई, छनन की प्रथम इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है। अपोहन डायलिसिस रक्त शोधन की कृत्रिम विधि भी है दोस्तों। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वक्र यानी गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर लक्षण निम्न में से किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूकेमिया ऑफ ब्लड कैंसर? रक्त बिंबाणु की वजह से, जिसे दोस्तों पट्टिकाएं भी कहा जाता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। रक्त प्लाज्मा, श्वेत रक्त कर्णिका या लाल रक्त कर्णिका? तो दोस्तों बिल्कुल ल्यूकेमिया जो है वो श्वेत रक्त कर्णिकाओं की असामान्य वृद्धि की वजह से होता है, और दोस्तों इसे ही ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। मैंने WBC के अंदर असामान्य वृद्धि होने लग जाती है दोस्तों। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? झींगे में, मगरमच्छ में, मनुष्य में या कछुए में? तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जनरली जो दोस्तों खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये मुख्यतः दोस्तों छोटे जीवों में पाया जाता है। छोटे जीवों में पाया जाता है, मतलब जिनका शरीर बहुत छोटा होता है, और दोस्तों कह सकते हैं कि वायु नलिकाओं के द्वारा ही पूरे शरीर के अंदर, हाँ बिल्कुल सही पहचाना है दोस्तों, तो वायु नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर कोशिका का आवागमन हो जाता है, तो छोटे जीवों के अंदर होता है। चलिए अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? श्रिम्प, क्रोकोडाइल, ह्यूमन या टर्टल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी झींगा। चलिए अब जान लेते हैं कि सर खुला संचरण तंत्र क्या होता है। तो कुछ विकसित अकशेरुकी जंतु जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में रुधिर नालियों तक सीमित न रहकर पूरी देह गुहा में, पूरी देह गुहा का मतलब क्या दोस्तों? देह गुहा का मतलब पूरे शरीर के अंदर स्वतंत्र रूप से बहता है। इस कारण ऐसे जंतुओं की कोशिकाएं या ऊतक सीधे ही ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, रक्त के संपर्क में रहती है, इसीलिए दोस्तों इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जबकि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बंद परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र है जिसमें रुधिर हमेशा बंद मार्गों में बहता है। बंद मार्गों मतलब जैसे मनुष्यों की बात करें तो धमनी और सिरा के अंदर हमेशा बहता है। सभी कॉर्डेटा और कुछ विकसित नॉन कॉर्डेटा में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह परिसंचरण तंत्र मुख्यतः हृदय, रुधिर वाहिनियों तथा रुधिर का बना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुधिर वाहिनी मतलब समझ में आ रहा है? मतलब इसके अंदर हृदय होना जरूरी है। रुधिर वाहिनी मतलब नसें जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर सके। ठीक है। हृदय रुधिर की बड़ी धमनियों में पंप करता है। हृदय रुधिर को क्या करता है? बड़ी धमनियों में पंप करता है। इन धमनियों से रुधिर पतली धमनियों और धमनी कोशिकाओं में जाती है, और इस धमनी कोशिकाओं से रुधिर और सिरा कोशिकाओं में जाता है, जो मिलकर पतली सिराएं और पतली सिराएं मिलकर मोटी सिराएं बनाती हैं। और इस तरह से दोस्तों ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब अपन बोल सकते हैं, छोटा सा अगर मैं बात बताऊं तो दोस्तों जैसे ये दिल है, ठीक है, हालांकि दिल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, रियलिटी में तो व्हाट्सएप फेसबुक वाला दिल है। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये कोशिका है, तो इस कोशिका तक दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक विशेष नलिका सिस्टम होता है, और वापस से इसके शुद्धिकरण के दोस्तों वापस से ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम के चलता है। बीच में यहाँ पर एक लंग भी आता है। और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी, या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप्ड है, यानी द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज ए, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव या O? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, AB पॉजिटिव को दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है।
ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, जबकि ओ को अगर बात करें तो इसे दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सर क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे ना, तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो चलिए करते हैं, बढ़ते हैं कि कैसे सर ये सर्वग्राही सर्वदाता होता है, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसको रक्त नहीं दे सकता है, यानी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहली बात तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने दोस्तों सबसे पहले किसका अध्ययन किया था? तो आरबीसी की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। किसकी? आरबीसी की कोशिकाओं का जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि इस आरबीसी की कोशिका की बाहर परत पर यानी बाह्य झिल्ली पर कुछ प्रोटीन चिपके हुए हैं, और उस प्रोटीन को उन्होंने नाम क्या दिया दोस्तों? उस प्रोटीन को उन्होंने नाम दिया एंटीजन। तो चलिए अब एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, वो अपने शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा है। वे कीटाणु और बाहरी पदार्थों को पहचानते हैं और अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली में सचेत होते हुए उन्हें नष्ट कर जाते हैं। एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त अणु हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों एंटीजन क्या होता है? तो ये देखिए यहाँ पर ये तीन तरीके की दिख रही है। तो एंटीजन मतलब इस तरीके से लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर कुछ प्रोटीन पाए गए थे, कुछ प्रोटीन चिपके हुए थे दोस्तों, और इस तरीके से कार्ल लैंड स्टीनर ने देखा कि समस्त जितनी भी मानव जाति है उसमें दो ही तरीके के प्रोटीन दिखते हैं, तो उन दो प्रोटीन को उन्होंने नाम दे दिया एंटीजन। क्या नाम दे दिया दोस्तों? एंटीजन। यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा कि पहले को एंटीजन ए नाम दिया, दूसरे टाइप के को एंटीजन बी नाम दे दिया, और इस तरीके से बन गए दोस्तों, इस तरीके से क्या बन गए? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह बन गए। अब कैसे बन गए? तो दोस्तों जैसे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, तो ए बी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ए और बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि देखिए इसकी लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर एंटीजन ए भी मिल रहा है और एंटीजन बी भी मिल रहा है, यानी जिसकी दोस्तों जिस मनुष्य के शरीर की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप कहा जाता है। जबकि ए ब्लड ग्रुप के ऊपर देखिए केवल अगर एंटीजन ए मिल रहा है तो इसे कौन सा ब्लड ग्रुप कहेंगे? ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। जबकि बी की बात करें तो दोस्तों केवल एंटीजन बी इसमें मिलता है। जबकि ओ की बात करें तो यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता। अब दोस्तों बस इसको एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं कि दोस्तों जैसे रात को 2 बजे आपका गेट ठकठकाया, ठक 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 ठक। आपने क्या करा? जैसे ही गेट खोला बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भैया क्यों बोलेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ? क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोस्तों वो आपका पहचान का है, पता चले आपके मामा जी हैं तो मामा जी को तो आने दोगे दोस्तों। और इसी तरीके से जब आपको रात में गेट ठकठकाया, आपका पहचान वाला नहीं है तो आप क्या बोले? क्यों भाई क्या काम है? अगर वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो लड़ने भिड़ने नहीं लग जाओगे? बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दोस्तों हमारे शरीर के अंदर होता है। यानी एंटीजन दोस्तों अपन बोल सकते हैं कि एंटीजन जो है वो घर के सदस्य हैं, और ये केवल उन्हीं को आने देते हैं जिन्हें ये पहचानते हैं, और दोस्तों जिन्हें नहीं पहचानते उसे वो अपना दुश्मन मान के उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब इसी तरीके से दोस्तों अब कौन ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है उसके बारे में बात कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बेचारा मतलब सीधी सी बात है, खटिया पर अगर पड़ा हुआ है तो इसे रक्त की जरूरत है, और ये भाई साहब रक्त दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा सर पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या? थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टेबल के रूप में मैंने बताया है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्या है? लेने वाला, और दूसरा क्या है? देने वाला। तो दोस्तों याद रखिएगा जान हमें लेने वाले की बचाना है, मतलब भाई साहब ये भाई साहब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं की तो जान बचाना है, ये तो ब्लड देके निकल जाएगा, जान तो भाई साहब इसकी बचाना है। तो लेने वाले जैसे पहले वाले केस में क्या दिया हुआ है दोस्तों? जैसे पहले वाले का भाई साहब का पहला केस में क्या है कि इधर से ब्लड ग्रुप है ए, भाई साहब का ब्लड ग्रुप ए है, और उधर से कौन आ रहा है दोस्तों? देने वाला भी कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो देने वाला भी ये बी, ए ब्लड ग्रुप है। तो क्या ये इसे ब्लड ग्रुप दे पाएगा? हाँ बिल्कुल दे पाएगा। सोचिए कि दोस्तों लेने वाले के शरीर के हिसाब से समझिए, लेने वाले के शरीर के कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए, इसका मतलब मेरे शरीर ने आज तक किसको देखा है? मेरे शरीर ने आज तक एंटीजन ए को देखा है, और उधर से ब्लड ग्रुप भी कौन सा आ रहा है? एंटीजन ए वाला। मेरा शरीर पहचानता है तो क्या रक्त दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल ये रक्त ले सकता है, यानी ले सकता है। अब क्या ए वाला इस बी वाले से रक्त ले सकता है? सोचिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए, मतलब जब तक मैं पैदा हुआ दोस्तों मेरे शरीर ने आज तक एंटीजन ए को देखा, एंटीजन बी को तो देखा ही नहीं। अब जब एंटीजन बी को नहीं देखा तो वो मेरे ब्लड ग्रुप अब मेरे अंदर लगा रहे हैं दोस्तों, मेरे अंदर लगा रहे हैं यहाँ पर एंटीजन ए वाला खून,
मतलब मेरा शरीर है एंटीजन ए वाला और उधर से एंटीजन बी वाला खून, तो मेरा शरीर क्या समझेगा, अरे ये तो भैया पहचानते ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं इसे, और आज तक देखा ही नहीं है, तो उसके खिलाफ लड़ाई हो जाएगी। तो दोस्तों शरीर के अंदर लड़ाई, और दोस्तों लड़ाई में दोनों एक दूसरे को माराकुटी होगी, तो दोस्तों लाशें होंगी, और उस लाशों की वजह से रक्त का थक्का जम जाएगा, और रक्त का थक्का जम जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। मतलब समझ गए कि ए वाला बी वाले से ब्लड नहीं ले सकता। क्या ए वाला ए बी वाले से ले सकता है दोस्तों? तो समझिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए, उधर से आ रहा है ए और बी दोनों, तो क्या मेरे शरीर का ए को तो आने देगा, बी से लड़ाई, मतलब फिर से क्लोटिंग, रक्त नहीं ले सकता। क्या ए वाला ओ वाले से ले सकता है दोस्तों? समझिए कि मेरे शरीर ने आज तक एंटीजन ए को देखा है, एंटीजन ए को देखा है, बी को तो देखा ही नहीं, और ओ के पास तो ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। अरे मतलब ऐसी चीज आ रही ना जिसके लिए तो शरीर के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, ना दोस्त है ना दुश्मन, तो दोस्तों बिल्कुल ये ब्लड ले सकता है। इसी तरीके से क्या बी वाला ए वाले से ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। क्या बी वाला बी वाले से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। क्या बी वाला ए बी वाले से ले सकता है? नहीं दोस्तों, बी तो मैच हो जाएगा, ए से लड़ाई लड़ जाएगी, तो नहीं ले सकता। क्या बी वाला ओ से ले सकता है? दोस्तों बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ओ के पास तो ना दोस्त है ना दुश्मन। अब यहाँ तीसरी कहानी इंपॉर्टेंट समझिएगा, इस बार लेने वाला यानी मुझे मान लो जो, तो मेरा ब्लड ग्रुप है दोस्तों ए बी, मान लेते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप है कौन सा? ए बी। इस बार मतलब मैं जब से पैदा हुआ मेरे शरीर में एंटीजन ए को भी देखा और एंटीजन बी को भी देखा है। अब एंटीजन ए को भी देखा है, एंटीजन बी को भी देखा है, और दोस्तों मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, भाई साहब ने उधर से किसी ने एंटीजन ए वाला खून लगा दिया, तो मेरा शरीर तो बोलेगा हम तो जानता है। तो दोस्तों ए बी वाला ए से खून ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। क्या ए बी वाला बी से ले सकता है? हाँ, बी को भी जानता है, ए बी तो पूरा मैच, और ओ के पास तो ना दोस्त है ना दुश्मन। क्या ओ वाला ए से ले सकता है? भैया ओ वाला ब्लड ग्रुप को तो नंगा ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर? ना तो उसने आज तक एंटीजन ए को देखा ना एंटीजन बी को देखा, इसका मतलब ओ वाला ए वाले से भी ब्लड नहीं ले सकता, ओ वाला बी से भी नहीं ले सकता, देखा ही नहीं, ए बी को से भी नहीं ले सकता, और केवल ओ से ले सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि लेने वाले के रूप में ये वाला ऐसा ब्लड ग्रुप है। देखिए सब दूर से राइट लगे, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप को दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं? तो ए बी को दोस्तों कहते हैं सर्वग्राही। अब सर्वग्राही क्यों कह रहे हैं, बात सभी को समझ में आ रही होगी। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सभी से खून ले सकता है। इसी तरीके से देने वालों की बात कर देते हैं दोस्तों, तो देने वालों में कौन सा? ओ सभी को दे पा रहा है, इसीलिए इसे कौन सा दाता? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, सर्वदाता समूह कहते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा ओ को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसकी बात की जाए तो इसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सभी को दे सकता है। और दोस्तों अब एक और विशेष बात याद रखिएगा कि अगर हम किसी ए पॉजिटिव वाले से ए नेगेटिव वाले को ब्लड देने की बात करें तो ए पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, जबकि ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। अतः दोस्तों अगर कहा जाए रियलिटी में तो ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, और लेने वाले की बात की जाए तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह होता है। आई होप सो दोस्तों अब इस टेबल के आधार पर और ऐसे थिंकिंग के आधार पर आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां कि लव और डब शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? भैया लव और डब किससे संबंधित है? लव और कुछ नहीं है, नहीं तो बोलो रामायण नहीं। तो दोस्तों आंखें, हृदय, दांत, kidney. The words love and dove are related to the which of the following? Eyes, hearts, teeth and kidney. तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय से संबंधित है। तो दोस्तों हृदय के अंदर जो धक धक की आवाज होती है ना, वो धक धक नहीं है, एक्चुअली में लब डब की आवाज होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लब डब की आवाज होती है। याद रखिएगा कौन सा? लब डब की आवाज होती है। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इनमें से रक्त दाब मापी यंत्र कौन सा है? Which of the following is a blood pressure measuring device? Pedometer, anemometer, ammeter या स्फेग्नोमीटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी स्फेग्नोमीटर। दोस्तों ये क्या होता है? स्फेग्नोमीटर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को नापने का है। भैया देखा होगा ना डॉक्टर के पास फुस करके लगाते हैं, तो हाँ बिल्कुल। चलिए चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। फेदोमीटर की बात करें तो दोस्तों फेदोमीटर एक ऐसा उपकरण जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, कुछ इस तरीके से नाप दिखता है दोस्तों ये। फिर एनीमोमीटर की बात करें तो जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर पवन का वेग नापा जाता है उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। तो एनीमोमीटर जिससे क्या निकाला जाता है दोस्तों? तो वायु की गति का अनुमान लगाया जाता है, वो है एनीमोमीटर। दिखने में दोस्तों कुछ ऐसा, अक्सर ही आपने एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट पर देखा होगा, कई सारी मूवियों में भी देखा होगा दोस्तों। अमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो अमीटर या जिसे एम्पियर मीटर के नाम से भी जानते हैं, किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को नापने वाला यंत्र है। बहुत ही कम मात्रा वाली धाराओं को नापने के लिए प्रयुक्त युक्तियों में मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर का यूज किया जाता है।
चलिए ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों। डी, अगर अपन स्फिग्नोमीटर की बात करें तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्नोमीटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बीपी एपरेटस भी कहते हैं। हृदय द्वारा पंप किया हुआ रक्त वाहिनियों में आता है और इसकी दीवारों पर दबाव पड़ता है। इसी का उपयोग करके दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो स्फिग्नोमेनोमीटर ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कि यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्त दाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द रेडियस ऑफ the blood vessels of person decreases, then the blood pressure will decrease, remain same and first increase then decrease। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है दोस्तों। अगर यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले सर दीवारें मतलब इस तरीके से होगी, पतली हो गई, तो दोस्तों पतली हो जाती है ना, तो पतली होने के बाद इसके अंदर से जो खून होता है वो ज्यादा तेजी से जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? The essential minerals for the blood coagulation, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम है। चलिए चारों ऑप्शंस के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी पोटेशियम की बारे में अगर सबसे पहले बात करें तो पोटेशियम हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है दोस्तों, और इलेक्ट्रोलाइट भी है। यह ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए कौन सा दोस्तों, तो कौन सा खनिज जरूरी है? तो पोटेशियम जरूरी है। और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी करता है। पोटेशियम नसों और मांसपेशियों के काम में भी मदद करता है। जबकि कैल्शियम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हड्डियों में कैल्शियम स्टोर रहता है जो उन्हें मजबूत बनाने का काम करता है। कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कैल्शियम सोखने लगती है दोस्तों, जिससे धीरे धीरे ये कमजोर हो जाती है और साथ ही साथ में खोने लगती है। यहाँ पर सूखने की जगह खोने लगती है। साथ ही यह रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है दोस्तों। तो साथ ही साथ में जो रक्त का थक्का जमता है ना, तो रक्त का थक्का बनने के लिए भी कैल्शियम बहुत आवश्यक है। जबकि अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह पोषक तत्व शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से नसों, मांसपेशियों, प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ कामकाज करने के लिए और हड्डियों को मजबूत करने में भी मैग्नीशियम मदद करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम एक पोषक तत्व भी है दोस्तों, जो रक्त शर्करा के स्तर, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे दिल की धड़कन स्थिर रहती है। तो मैग्नीशियम से भी दोस्तों हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, अच्छा रहता है। जबकि सोडियम की बात करें दोस्तों, तो सोडियम शरीर की मांसपेशियों के भीतर और बाहर पानी के स्तर को बनाए रखता है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। इस वजह से मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती है और नष्ट हो जाती है। भैया अक्सर देखा होगा ना कि क्रिकेटर जो होते हैं बहुत ज्यादा जब दौड़ा भाग करते हैं, जिम में कसरत वगैरह करते हैं, तो क्या होता है बहुत सारा उनके शरीर से पसीना निकलता है और पसीने में सोडियम क्लोराइड भी निकलता है, यानी सोडियम तत्व भी निकल जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या आ जाती है और पानी की कमी भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? विटामिन के। तो याद रखिएगा विटामिन के दोस्तों विटामिन के किसके लिए जरूरी है? रक्त स्कंदन या रक्त के थक्के के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन द ब्लड? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन और थ्रोम्बिन। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब रक्त का थक्का जमाने वाले के लिए तो समझ में आता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, ये थक्के के लिए आवश्यक है। यानी दोस्तों ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाता है लेकिन शरीर के बाहर। जबकि हेपारिन प्रोटीन क्या काम करता है? हेपारिन प्रोटीन दोस्तों क्या काम करता है? शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। बनने से क्या करता है दोस्तों? रोकता है। शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों फिर आप पहचान ही गए होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी हेपारिन है। और याद रखिएगा दोस्तों हेपारिन प्रोटीन बनता कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो होता है
हेपारिन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। कहां होता है दोस्तों? यकृत में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? विच ऑफ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? अब आई होप सो दोस्तों सभी लोग बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि अगर ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं दोस्तों तो इसे हम कहेंगे सर्वग्राही रक्त समूह। इसे हम क्या कहेंगे? सर्वग्राही रक्त समूह कहेंगे। जबकि इसे अगर हम बात करें तो इसे हम सर्वदाता रक्त समूह कहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होना किस अंग के कार्य न कर पाने से होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द ब्लड इज ड्यू टू फेलियर ऑफ विच ऑर्गन टू फंक्शन? मतलब हार्ट यानी हृदय, यकृत यानी लीवर, वृक्क यानी किडनी और मस्तिष्क। तो दोस्तों बिल्कुल ये रक्त के छनन की प्रक्रिया तो कहां होती है? तो रक्त के छनन की प्रक्रिया वृक्क में होती है। यहीं पर रक्त का छनन होता है। यानी पहला ही प्रश्न हमने पढ़ा था, इसे डायलिसिस की प्रक्रिया यहीं पर होती है। यानी डायलिसिस की प्रक्रिया यहीं पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर रक्त ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो रक्त में नाइट्रोजीनियस वेस्टेज यानी यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड जैसे खतरनाक तत्व आ जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? 60%, 65%, 80% या 90%? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90% होता है प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा। जबकि प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है दोस्तों। और इसका हल्का पीला रंग किस वजह से होता है? इसका हल्का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? इसका हल्का जो पीला रंग होता है वो होता है, ठीक है, वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, और ये आरबीसी के विखंडन की वजह से बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? वेयर आर द आरबीसीज इन मैन इन आवर बॉडी? या आरबीसी की जगह दोस्तों अगर एग्जाम में रक्त भी आ जाए तब भी इसका यही आंसर होगा। यकृत में बनता है, हृदय में बनता है, पिल्हा में बनता है या अस्थि मज्जा में? लीवर, हार्ट, स्प्लीन एंड बोन मेरो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है दोस्तों। बोन मेरो जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, यानी जो हमारी जो बड़ी बड़ी सी हड्डियां होती है ना दोस्तों, इस हड्डियों के अंदर बीच में यहाँ पर ये मटेरियल होता है, रेड कलर का होता है। और दोस्तों यहीं पर क्या होता है? हमारे हड्डियों के अंदर रक्त का निर्माण होता है। जबकि दोस्तों एक और चीज, एक बार निर्माण यकृत भी करता है, लेकिन ये कौन सी अवस्था में? भ्रूण की अवस्था में। यानी जब माँ का गर्भ होता है, बच्चे का जो गर्भ होता है, मतलब सॉरी, माँ के गर्भ में जो बच्चा विकास कर रहा होता है, तो उस समय पर भ्रूण के अंदर हड्डियां तो होंगी नहीं, तो यकृत उस समय पर यह भूमिका निभाता है। तो ये भी याद रखिएगा। जबकि पिल्हा को तो दोस्तों क्या कहा जाता है? पिल्हा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। पिल्हा को दोस्तों आरबीसी की कब्र कहा जाता है। साथ ही साथ में इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में इसे ही ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? Why is the color of blood is red? साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्रकाश के कारण और फाइब्रिनोजन के कारण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही बताया आप सभी लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन एक तरीके का वर्णक होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन एक तरीके का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन एक तरीके का वर्णक होता है जिसमें हीमो का मतलब होता है दोस्तों आयरन से, जबकि ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है दोस्तों, जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम बनाता है। और इसका मुख्य, और इन दोनों के वजह से ही दोस्तों क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप ही रक्त का गहरा लाल रंग आता है। तो गहरा लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहेंगे? मतलब दोस्तों हमारे पास में जैसे ब्लड है और इस ब्लड में से सारे अगर हम कणिकाएं, कोशिकाएं निकाल लेते हैं तो बचे हुए तरल पदार्थ को क्या कहेंगे? लसिका, प्लाज्मा, सीरम या ऊतक तरल, लिम्फ, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। और दोस्तों सीरम क्या कहेंगे इसे? तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा कहेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका सही जवाब प्लाज्मा इसे कहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है हमारे पास कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? अस्थि मज्जा को, यकृत को, पिल्हा को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पिल्हा यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन। इसे ही दोस्तों आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। और दोस्तों 120 दिन का जीवन काल पूरा करने के बाद ये जाति कहां पर है? पिल्हा, या दोस्तों इसे एक और नाम तिल्ली से भी जाना जाता है।
पिल्हा, तिल्ली या अंग्रेजी में इसे कहा जाए तो स्प्लीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जाकर इनकी कब्रगाह बनती है, मतलब यहाँ पर जाकर ये नष्ट होती है। इसीलिए आरबीसी को मतलब दोस्तों किसे पिल्हा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। कुछ हद तक दोस्तों यकृत भी ये काम करता है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। शरीर का सबसे मेहनती अंग किसे कहा जाता है? विच ऑफ द मोस्ट लेबोरस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, लीवर, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हृदय। क्योंकि हृदय दोस्तों कभी सोता ही नहीं है दोस्तों। जिस दिन ये सो जाएगा ना उस दिन आप लोगों का भी टाइटाइटिस हो जाएगा, तो कभी आराम नहीं करता। तो शरीर का सबसे मेहनती अंग हृदय है। जबकि यकृत को कहा जाए तो दोस्तों यकृत को शरीर का शर्मीला अंग कहा जाता है। यकृत को शरीर का शर्मीला अंग कहा जाता है, शाय ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? यानी श्वेत रक्त कर्णिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना ले जाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रक्त का शुद्धिकरण करना। तो बूस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी को ही शरीर का सिपाही यानी सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी को ही किसका दोस्तों? शरीर का सिपाही कहा जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यही हमारे शरीर के अंदर आने वाली विभिन्न बीमारियों से दोस्तों लड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? 6.4, 7.4, 5.2 या 7.8? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7.4 यानी हल्का सा क्षारीय होता है दोस्तों। हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है हमारा ब्लड। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21वें की तरफ। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज 180/110, 120/80 और दोस्तों 90/100 और 100/90। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो इसे दो नाम से डायस्टोलिक, आगे वाला डायस्टोलिक और पीछे वाला है सिस्टोलिक। मतलब इसे समझिएगा कि दोस्तों जैसे हृदय से खून आता है तो आते समय ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो उस समय 120 होता है, और जाते समय ब्लड का प्रेशर कम होता है उसे 80 होता है। तो दोस्तों डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के नाम से इसे जाना जाता है, इसीलिए 120/80 के नाम से इसे जाना जाता है। ये मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। प्रश्न नंबर 22वें की तरफ पढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? विच ऑफ द मेटल फाउंड इन ब्लड? कैल्शियम, आयरन, जिंक या लिथियम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, लोहा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा, जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में मिलता है दोस्तों। ठीक है, हीमोग्लोबिन के रूप में लोहे की उत्पत्ति या लोहा हमें देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 23वें की तरफ पढ़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी? तिल्ली को, हृदय को, यकृत को, माइटोकॉन्ड्रिया को। स्प्लीन, हार्ट, लीवर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तिल्ली है। मैंने बताया था दोस्तों इसे ही आरबीसी की कब्र कहा जाता है, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो अचानक से शरीर में कभी रक्त की जब कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो उस अचानक कमी की भरपाई कुछ हद तक तिल्ली कर देता है। तो इसलिए अचानक होने वाली कमी की भरपाई करता है कौन सा ऑर्गन? तिल्ली दोस्तों, यानी स्प्लीन ऐसा काम करता है, इसलिए इसे शरीर का ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24वें की तरफ। ठीक है, तो रक्त समूह AB वाला व्यक्ति निम्न में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? ठीक है, रक्त समूह AB वाला व्यक्ति निम्न में से किस समूह वाले रक्त को, मतलब किस समूह वाले को रक्तदान कर सकता है दोस्तों? मतलब समझिएगा कि इसका ब्लड ग्रुप है खुद का, देने वाले का भी AB, अब ये किसको दे सकता है? तो उसी को दे सकता है जिसके पास A भी होगा और B भी होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी AB ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। ठीक है, ले सबसे सकता है लेकिन देते टाइम केवल AB को ही दे सकता है। इसी तरीके का एक और प्रश्न है दोस्तों। रक्त समूह B वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? B और O को, B और AB को, A और O को और A और OB को। चलिए समझिएगा, इस बार देने वाला है B। तो दोस्तों वो केवल उसको दे सकता है जिसके शरीर के अंदर B, तो B वाले को तो दे ही सकता है, साथ ही साथ में AB वाले के पास में भी तो B है ना दोस्तों। ठीक है, तो देने के टाइम ये दे सकता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? B और AB, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, यानी B और AB वाले को ये रक्त दे सकता है। प्रश्न नंबर 26वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? Which of the following symptoms is not related to heart attack? यानी दोस्तों कौन सा ऐसा रिलेशन है जो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहों में दर्द या टांगों में दर्द। तो दोस्तों याद रखिएगा लक्षण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
दोस्तों टांगों में दर्द होगा तो आपको हार्ट अटैक होगा, ये बिल्कुल संभावना नहीं है। सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, जी मिचलाता है, उल्टी जैसा मन करता है और बाहों में जकड़न होती है दोस्तों, हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या था, तो टांगों में दर्द इसका दोस्तों हृदयघात का लक्षण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आरएच कारक या दोस्तों जिसे अंग्रेजी में आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो आरएच फैक्टर का या आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, द नेम ऑफ आरएच फैक्टर इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ, ठीक है, फ्रॉम चिंपैंजी, फ्रॉम ह्यूमन, फ्रॉम मंकी और फ्रॉम रैट, कपी से, मानव से, बंदर से, चूहे से। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बंदर से। तो क्यों बंदर से रिलेटेड था दोस्तों, तो क्या हुआ था कि वीनर एक वैज्ञानिक थे, वीनर और स्टीनर, ये दोनों ने मिलकर दोस्तों, वीनर और दोनों ने मिलकर अफ्रीका में दोस्तों एक बंदर के ऊपर काम कर रहे थे, और अफ्रीका में एक बंदर के ऊपर काम कर रहे थे, और इस बंदर का नाम रखा था दोस्तों रैशिश करके, इस बंदर का नाम रखा था, और बस इसी बंदर के नाम के आधार पर इन्होंने आरएच फैक्टर का नाम रखा है, आरएच फैक्टर कहा गया। तो इसीलिए याद रखिएगा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आरएच फैक्टर कहां से लिया गया था, बंदर जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाला दोस्तों एक बंदर है, उस बंदर का नाम रखा था रैशिश मंकी। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त होता है, ब्लड क्या है दोस्तों, एक संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है, रेशेदार ऊतक है, या उपयुक्त सभी है, अ कनेक्टिव टिश्यू, अ एपिथेलियल टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा सर, तरल तो क्यों, लिक्विड फेज में होता है। सर संयोजी का मतलब क्या है, संयोजी का मतलब ये है दोस्तों कि ये हर एक अंग से जुड़ा हुआ होता है। यानी दोस्तों अगर मस्तिष्क को कोई हार्मोन हाथ तक पहुंचाना है तो दोस्तों वो भी काम कौन करेगा, तो यही रक्त करेगा। इसीलिए इसे संयोजी यानी सबको जोड़ने वाला अंग कहा जाता है, जोड़ने वाला ऊतक कहा जाता है। इसीलिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी या संख्या में घट जाएगी। रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडीज at high altitude will grow in size, will shrink in size, will increase in number, will decrease in number। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले एक छोटी सी चीज अपन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं ऐसा कुछ हाई एल्टीट्यूड एक पहाड़ बना दिया, अच्छा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जमीन पे दोस्तों वायु क्या होती है, ज्यादा सघन होती है। ज्यादा सघन होती है मतलब अच्छी खासी ऑक्सीजन का लेवल भी दोस्तों यहाँ पर ज्यादा होगा। जबकि ऊपर की बात करें, यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो दोस्तों ऊपर के यहाँ पर वायु का सघनता कम हो जाती है। यानी दोस्तों अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो अब इसके शरीर में जैसे ही ऑक्सीजन की गैस जाएगी तो दोस्तों उसके कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इनके शरीर में क्या ज्यादा डेवलप हो जाता है, आरबीसी की कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को दोस्तों वो ब्लड में से, हवा में से अब्सॉर्ब कर पाए और शरीर के हर अंग तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, और इनके अक्सर जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, उनकी नाक और गाल बड़े लाल लाल होते हैं, चेहरा भी लाल हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पट्टिकाओं का पट्टिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट्स? ल्यूकोसाइट, इरेथ्रोसाइट, इसाइनोफिल्स या थ्रोम्बोसाइट? तो दोस्तों पट्टिकाओं का रासायनिक नाम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जबकि दोस्तों ल्यूकोसाइट तो कोशिका है, ठीक है, एरेथ्रोसाइट दोस्तों, ठीक है, ये ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है दोस्तों, जबकि इराइथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है, और इसाइनोफिल्स डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाने वाली एक कोशिका है, डब्ल्यूबीसी में पाई जाने वाली एक कोशिका है। और यार दोस्तों थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट किसका, तो पट्टिका का दोस्तों, पट्टिकाओं का यानी प्लेटलेट्स का क्या है, नाम है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। हीमोग्लोबिन आर प्रोटीन, कार्बन, फैट एंड विटामिन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी दोस्तों हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ना पसंद करेगा? ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, या नाइट्रोजन के साथ में?
तो दोस्तों इसका आंसर जानकर आपको आश्चर्य होगा, और याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में भले कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी भी फैलती है तो दोस्तों उसका इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही आप सांस लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, वो हमारे हीमोग्लोबिन में बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगी ऑक्सीजन से भी पहले। यानी दोस्तों अगर मिक्सिंग का मैं ऑर्डर बनाऊं तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जल्दी घुलती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है, और लास्ट में दोस्तों ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी कम होने की वजह से मेजर क्वांटिटी किसकी जाती है, ऑक्सीजन की जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33वें की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स और इसाइनोफिल्स। द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, इसाइनोफिल्स। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। अब देखिएगा इनके थोड़े से काम समझ लेते हैं। तो दोस्तों मोनोसाइट का काम क्या होता है दोस्तों, ये भक्षण करता है, यानी ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस का भक्षण का मतलब फेगोसाइट का मतलब दोस्तों खाई जाता है, सीधे खाई जाता है, लास्ट तक भी नहीं छोड़ता है। जबकि लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर दोस्तों एंटीबॉडी डेवलप करती हैं, जबकि बेसोफिल्स की बात करें दोस्तों, तो बेसोफिल्स के अंदर हेपारिन प्रोटीन मिलता है जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है शरीर के अंदर। जबकि इसाइनोफिल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये चोट लग जाने पर संक्रमण को रोकता है, आगे बढ़ने नहीं देता। साथ ही साथ में बेसोफिल का एक और काम याद रखिएगा दोस्तों, बेसोफिल एक और मुख्य काम करता है, ये शरीर में एलर्जी भी उत्पन्न करता है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 की तरफ। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। रोग प्रतिकारकों मतलब दोस्तों यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ही दोस्तों एंटीबॉडी कहा जाता है। विच ऑफ द सेल that produces the antibodies, RBC, neutrophils, lymphocyte और platelets। अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट आएगा दोस्तों। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम करती है। ये दो तरीके की होती है दोस्तों, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। और दोस्तों एचआईवी एड्स का वायरस दोस्तों इसी टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को खत्म कर देता है, जिससे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है और शरीर नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? परिवहन करना, सुरक्षा करना, विनिमय करना और उपरोक्त सभी। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड? ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी और रेगुलेशन, और साथ ही साथ में ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों बिल्कुल परिवहन तो करता ही है ना, यानी ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, बिल्कुल करता है। साथ ही साथ में सुरक्षा करता है, डब्ल्यूबीसी ये काम करती है दोस्तों। विनिमय करता है, विनिमय मतलब कुछ देना लेने का काम करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। कोशिकाओं को पोषक तत्व देता है, उनसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ लेता है, विनिमय भी करता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी काम कर पाता है रक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36। लाल रक्त कणिकाओं को रिक्त स्थान के रूप में से भी जाना जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का नाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी एरिथ्रोसाइट के नाम से इन्हें जाना जाता है। एराइथ्रोसाइट भी कुछ मतलब प्रोनाउंसिएशन में एराइथ्रोसाइट भी बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो प्रश्न नंबर 37 हमारे सामने क्या है दोस्तों, कि उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दोस्तों किसमें के अंदर पाए जाएंगे, याद रखिएगा, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन, गैस, पोषक तत्व या उपरोक्त सभी। नेम ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्रोटीन, गैस, न्यूट्रिशंस। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त सभी। भैया प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसमें, जैसे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन फाइब्रिनोजन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। गैस मिलती है, बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेस रहती है। पोषक तत्व रहते हैं, बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर ग्लूकोज भी रहता है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 38 क्या है दोस्तों, निम्न में से किस कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तंत्रिका कोशिका या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। यानी दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों। ऊंट और लेमा इसका अपवाद है, यानी ऊंट और लेमा ऐसे दोस्तों दो जानवर है, दो जीव है जिनके आरबीसी की कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या सामान्यतः होती है कितनी? 5.5 मिलियन, 5 मिलियन या 4.5 मिलियन या 4.0 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए सारी चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने प्रश्न नंबर ए पहला था आरबीसी, तो दोस्तों अब इनकी सभी की सामान्य मात्राएं जानते हैं। वयस्क पुरुष में रक्त की सामान्य मात्रा लगभग 15 ग्राम होनी चाहिए 100 मिलीलीटर में। यानी दोस्तों 100 ml हम खून लेंगे तो उसके अंदर 15 ग्राम तो केवल आरबीसी होनी चाहिए पुरुषों में। महिलाओं में दोस्तों 12 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, एक सामान्य आरबीसी गणना लगभग होगी। अगर गणना के आधार पर बात करें तो पुरुषों में दोस्तों कितनी होती है? 4.0 से लेकर 5.9 इंटू 10 की घात 12 प्रति लीटर, 1 लीटर में इतनी होनी चाहिए। जबकि महिलाओं की बात करें तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर मतलब 5.2 से 10 टू द पावर 15 प्रति लीटर के आसपास होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो रक्त में डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या कितनी? 4500 से तो 11000 तक होनी चाहिए माइक्रोलीटर में, या इसे डेसीलीटर भी कहा जाता है दोस्तों। और जो प्रति लीटर की बात करें तो 4.5 से 11.0 इंटू 10 टू द पावर 12 प्रति लीटर होनी चाहिए। प्लेटलेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्लेटलेट से क्या होता है? एक सामान्य प्लेटलेट काउंट कितना? 1,50,000 से 4,50,000 होना चाहिए। प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर रक्त तक होता है। ठीक है, 4,50,000 से अधिक प्लेटलेट होने पर ऐसी स्थिति होती है जिसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब रक्त का बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, रक्त प्रॉब्लम होने लग जाती है। 1.5 लाख से कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है? रक्त बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की तरफ कि लाल रक्त कर्णिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? कितने दिन का होता है दोस्तों लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल? 100 से 200 दिन का, 100 से 120 दिन का, 160 से 80 दिन का और 150 से 200 दिन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 100 से 120 दिन तक का क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, सॉरी आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों, लगभग 120 दिन का होता है। और इसकी आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? तो पिल्हा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है, याद रखिएगा। एड्स के विषाणु में किसे नष्ट कर देते हैं दोस्तों? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? न्यूट्रोफिल को, मोनोसाइट को, लिम्फोसाइट को या मोनोसाइट को? न्यूट्रोफिल्स को, बेसोफिल्स को, लिम्फोसाइट को या मोनोसाइट को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैंने बताया था, लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों ये टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देते हैं जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और एंटीबॉडी का शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है तो रोगों से ग्रस्त हो जाता है हमारा शरीर। अगला प्रश्न है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हेमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया या ल्यूकेमिया? Which conditions becomes due to increase of RBC in blood? एनीमिया, हीमोग्लोबिन, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया और ल्यूकेमिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। चलिए देख लेते हैं एनीमिया क्या होता है दोस्तों। तो एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी को एनीमिया कहा जाता है, रक्त अल्पता को एनीमिया कहा जाता है। तो एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या लाल रक्त कर्णिकाओं के दोस्तों कोशिकाओं के खराब होने के कारण से होता है। इसके कारण शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाती है और इसे ही रक्त अल्पता या खून की कमी के नाम से भी जाना जाता है। हेमोफीलिया की बात करते हैं दोस्तों, तो हेमोफीलिया एक ऐसा विकार जो रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता है। हेमोफीलिया में जब खून ठीक से नहीं जम पाता है तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत खून बह जाता है, इसे हेमोफीलिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया दोस्तों, तो पॉलीसाइथेमिया में याद रखिएगा, तो पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है? तो पॉलीसाइथेमिया रोग से ग्रसित होने पर अत्यधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिसके कारण खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इससे स्ट्रोक मतलब पागलपन के दौरे, हार्ट अटैक, खून का थक्का जमना आदि समस्याएं हो सकती है। ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो दोस्तों ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की असामान्य वृद्धि की वजह से होता है, जिसे ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा हो जाती है। रक्त का कैंसर रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर है। ठीक है, तो सीधी सी बातें रखिएगा यार, डब्ल्यूबीसी की असामान्य वृद्धि को ल्यूकेमिया कहा जाता है, इसे ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 43, रक्त में आरबीसी के कम होने से कौन सी स्थिति बन जाएगी? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। अभी हाल देख चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आरबीसी की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है या खून की कमी या रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा अच्छा और एक अलग से लीग से हटके प्रश्न आजकल ये पूछे जा रहे हैं। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनका मतलब उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। दोस्तों कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तो ऑप्शन है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब समझते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पर अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितनी जोड़ी दोस्तों, 23 जोड़ी गुणसूत्रों की पाई जाती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाँ सर बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। अब यही 23 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं ना दोस्तों, ये 23 जोड़े गुणसूत्र, यही 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो हर उस बात का निश्चय करते हैं कि शरीर की गतिविधियां क्या होगी, रक्त का मतलब बालों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, बच्चा किस तरीके से, तो आनुवांशिक लक्षणों को यही निर्धारित करते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। हाँ सर ठीक है। अब इन्हीं 23 जोड़े गुणसूत्र में से एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, 23 में से कोई भी एक, तो 23 में से एक जोड़ी गुणसूत्र डिसाइड करता है किसको सॉरी दोस्तों, वो डिसाइड करता है किसको, ब्लड ग्रुप को। किसको डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि हर एक मनुष्य के अंदर, अब दोस्तों हर एक मनुष्य के अंदर ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है IA प्रकार का। आई का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि आई का मतलब इंफॉर्मेशन और ए का मतलब एंटीजन ए। एंटीजन ए मतलब एंटीजन ए वाला खून बनना चाहिए। एंटीजन ए वाला खून बनना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एंटीजन ए वाला खून बनना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा दोस्तों, बच्चे में ए बनेगा। अच्छा IB होगा तो IB से मतलब इंफॉर्मेशन ये है कि कौन सा एंटीजन, ठीक है, एंटीजन बी वाला ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप बी बनना चाहिए। और आई इंफॉर्मेशन जाती है तो इसका मतलब नो एंटीजन की कंडीशन जाती है। नो एंटीजन मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं बनना चाहिए। अच्छा सर ऐसा होता है क्या, हाँ। अब दोस्तों जितने भी दुनिया के जितने भी मनुष्य होते हैं, ये सब समझिए, ये सब तो पेयर्स में रहते हैं, मतलब पेयर्स में रहते हैं। तो सबसे पहला पेयर क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा कि पहला पेयर IA के साथ में IA हो, तब ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ए वाला बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये सब 2 कैसे, एक मम्मी से आया और एक उसके पापा से, बहुत बढ़िया। अब ऐसा भी हो सकता है कि IA के साथ एक इंफॉर्मेशन II की आई हो, तो दोस्तों इसका मतलब एंटीजन ए बनना चाहिए, इसका मतलब एंटीजन नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए ब्लड ग्रुप भी कौन सा बनेगा, ए ब्लड ग्रुप, इंफॉर्मेशन वाला ब्लड ग्रुप बनेगा। मतलब इस तरीके से 2 कंडीशन होते हैं ब्लड ग्रुप ए बनने की। अब यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से बी की बात कर लेते हो, तो IB और IB से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, बी, और इसी तरीके से IB के साथ में अगर II आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से तीसरे ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो IA के साथ में अगर B का कॉम्बिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, AB ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी दोस्तों किसी भी मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप, जितने भी अपन ने ब्लड ग्रुप जानते हैं, वो इन्हीं गुणसूत्रों के अलग अलग क्रम की वजह से होता है। बस इसके अलावा और कोई क्रम नहीं पाए जाएंगे पूरी दुनिया के जितने भी पुरुष होते हैं, पुरुष या महिला जितने भी होते हैं। अब यहाँ पर अब आप लोगों को दोस्तों प्रश्न में चीजों को समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है कि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का रुधिर वर्ग O हो। हाँ, यहाँ पर एक और समझ लेते हैं सर, O ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा कि II के साथ में II की इंफॉर्मेशन पहुंचे तब O ब्लड ग्रुप बनेगा। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, तो प्रश्न में देखिए समझिएगा कि माता और पिता की बात करते हैं। तो माता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं AB, उसमें बोला था किसी एक का, और यहाँ पर O। अच्छा अगर AB ब्लड ग्रुप है, मतलब इनके पास AB ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में बन सकता है, तो AB ब्लड ग्रुप तो केवल यही एक कंडीशन है कि इनके पास में IA और IB होगा। जबकि पुरुष वाला ब्लड ग्रुप दोस्तों कौन सा है, O ब्लड ग्रुप, तो II की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, II की। अब देखिए यहां से वही चीज करते चलिएगा कि सर यहां से एक क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन को समझिएगा। पहला कॉम्बिनेशन कि इधर से IA एक ही आएगा कुछ, और इधर से एक कोई सा भी या दोनों एक ही है II, तो यहां से ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बच्चे का A बन सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ से माताजी से दूसरा गुणसूत्र और पिताजी से या II वाला है, और इस तरीके से दोस्तों ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, B ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी जो माता मतलब जो AB ब्लड ग्रुप वाला O ब्लड ग्रुप वाले से शादी करेगा, उनके जो बच्चे पैदा होंगे ना, तो बड़ी आश्चर्य की बात है ना, तो AB ब्लड ग्रुप कभी बन सकता है ना O ब्लड ग्रुप बन सकता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप केवल और केवल A और B दोनों में से ही कोई सा होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर A और B होगा। आई होप सो दोस्तों समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ये चेक करना है। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न है कि यदि एक पिता का रक्त ब्लड ग्रुप A हो और माता का ब्लड ग्रुप O हो, तो देखिएगा अगर अपन बात कर लेते हैं इस बार यहाँ पर पिता और माता की बात कर लेते हैं, तो पिता का ब्लड ग्रुप A है, तो A किस सिचुएशन में बन सकता है, IA, ये एक सिचुएशन होती है,
और दोस्तों एक ये सिचुएशन भी तो थी, हम देख चुके ना पिछले स्लाइड में, एक ये सिचुएशन भी थी। देखिए ये सिचुएशन सारी याद रखिएगा तभी काम हो पाएगा। माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ की तो एक ही सिचुएशन थी, आई वाली। अब तो बस इसमें से आप ऑप्शंस क्रिएट करते जाइए, क्या क्या ऑप्शंस, एक ले लीजिए कोई सा, तो देखिए 3 ए वाले एक ही है तो एक ही भाग ले लेते हैं। यहां से एक कोई सा भी आए एक ही बात है सर, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अच्छा दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति की सर ये तीनों एक ही बात थी, यहां से अब आई आ सकता है, और यहां से तो कोई भी आए बात एक ही है, आई। अब यानी ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बच्चे का ब्लड ग्रुप ऑप्शन नंबर बी ए और ओ हो सकता है, इसके अलावा और कोई सा दूसरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 भी इसी तरीके से कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, अब यहाँ पर इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि माता का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए किस सिचुएशन में बन सकता है दोस्तों, माता का ब्लड ग्रुप है तो वो बन सकता है आई ए और आई की सिचुएशन में, या बन सकता है आई ए और आई ए की सिचुएशन में। जबकि बच्चे का ब्लड ग्रुप है, माता का ब्लड ग्रुप है बी, या दूसरे दूसरे पार्टनर का ब्लड ग्रुप है बी, तो वो किस सिचुएशन में बन सकता है, आई बी के साथ में आई हो सकता है, या हो सकता है दोस्तों आई बी के साथ में आई बी का कनेक्शन। ठीक है, अब इनके अगर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। इधर से देखिए ये तीनों एक जैसा है तो कोई भी एक आ जाए चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, एक ही लेना है लेकिन, और इधर से तीनों में से कोई सा भी एक ही आ जाए चलेगा, हाँ सर चलेगा। तो अपन आई के केस को पहले ले लेते हैं, तो यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा बनना है, ए बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी अपन देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी है दोस्तों कोई भी एक सिलेक्टेड होके, ये नेचर के हाथ में। फिर यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला केस हो सकता है कि यहां से ये आई वाला जाए और यहां से कौन सा ये बी वाला आ जाए, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा, हाँ सर होगा, सही कह रहे हो आप। तो फिर अगला क्या हो जाएगा कि इधर से ए और बी हो गया। अब दोस्तों इधर से फिर से समझिएगा कि इधर से ए वाला आ जाए और इधर से बी वाला आ जाए, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। और दोस्तों चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, चौथी कंडीशन की पहले वाले से भी आई आया है, दूसरे वाले से भी आई आया है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो। यानी दोस्तों कंडीशन कौन सी हो सकती है कि चारों संभावित कंडीशन पॉसिबल हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ चारों की चारों स्थितियां हो सकती है। तो यहां से प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, पूछे जा रहे हैं, अच्छे से आप तैयारी करिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए एक और प्रश्न इसी तरीके से है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ है, दोनों का ही ओ है, तो क्या इंफॉर्मेशन होगी, आई के साथ में यही कंडीशन होगी। और दोस्तों बच्चे का ब्लड ग्रुप कोई भी पहुंचे यहाँ पर आई की ही सिचुएशन बनेगी, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ होगा, तो इस कंडीशन में केवल आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि उनका ब्लड ग्रुप केवल ए हो सकता है। प्रश्न नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक शीत रक्त वाला जानवर है, शीत रक्त मतलब ठंडे खून वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बंदर, चूहा, सांप, भेड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सांप, ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। अच्छा ठंडे खून वाले जानवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है कि बाहर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, जबकि मनुष्य हमारी बात करें तो ऐसा नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास हमको मेंटेन रखना पड़ेगा, हम जिस दिन ऐसा नहीं कर पाएंगे मर जाएंगे, जबकि सांप के साथ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये मौसम के हिसाब से अपना ताप बदल सकते हैं। अगला होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड। विस्कोसिटी का मतलब समझिए गाढ़ापन, रक्त प्रोटीन, प्लाज्मा के बिंबाणु, रक्त में आरबीसी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, प्रोटीन की वजह से हमारा रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, मानव को हृदय तक संचरण करने वाली धमनियां क्या कहते हैं, हृदय को रक्त का संचरण करने वाली धमनियों को क्या कहते हैं, तो हृदय धमनी कहा जाता है। दोस्तों इसे एक और चीज के नाम से याद रखिएगा, इसे कार्डियक मसल के नाम से भी जाना जाता है, कार्डियक मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसे कार्डियक मसल के नाम से भी जाना जाता है, कार्डियक मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है, या मसल्स नहीं, कार्डियक धमनी, कार्डियक आर्टरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो किसके जो दूसरे मतलब पूरे दिल जो पूरे शरीर को खून पहुंचाता है उसको खुद को खून पहुंचाने वाली धमनी को कार्डियक धमनी, हृदय धमनी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज के हमारे पूरे 50 प्रश्न होते हैं। आई होप सो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने थे, इन्हें लगाइए, इसे लगाइए दोस्तों, इनको लगा डाला तो आपके एग्जाम झिंगा लाला। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आपके काम का लगा हो तो जरूर इसे आप दूसरों में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे जरूरत है। साथ ही साथ में दोस्तों अब आप बोलोगे कि सर इसका पीडीएफ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी ना। हाँ दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे 6264514228
ये मेरा दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे केवल और केवल आप इतना लिख के सेंड कर दीजिएगा कि पीडीएफ, आप इतना लिख के सेंड कर देंगे तो आपको पीडीएफ दोस्तों यहाँ से दे दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।